Good morning, students. Myself, Kosa teacher from Paras English High School. Today, I will teach you Standard 10 Subject Hindi, Chapter number 20, Album. हमने फर्स्ट पार्ट में हमने लेसन की थोड़ी बहुत स्टोरी देख चुके हैं कि इस पार्ट में एक लाला सदानंद है और पंडित सादीराम है। तो पंडित सादीराम को लाला सदन के 500 रुपये देने होते हैं कर्जे जो उनसे लिए रहते हैं, पर वो कर्जा वो एक एक रुपया करके वो इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जो है वो 80 रुपये जमा हो जाते हैं। तो वो उनको देने का सोचते हैं, लेकिन घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, उनके लड़का बीमार हो जाता है तो उसमें सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो उनको ये टेंशन खाया जाता है कि आखिर मैं उनका कर्जा कैसे उतारूँगा। लेकिन लाला सदानंद जो है वो ऐसे व्यक्ति है, वो बहुत ही भले इंसान है कि उन्होंने कभी भी पंडित सादीराम को कभी भी उनके पैसे के लिए उनको टोका नहीं तो आजकल तो लोग अगर किसी के पास 4 पैसे भी कर्जा देते हैं तो उनको दिन रात टोका जाता है कि हाँ हमारे पैसे कब दोगे। लेकिन लाला सदानंद जो है वो इस तरीके से नहीं, वो ऐसे इंसान नहीं थे। इसके लिए सादीराम जो है उनसे पंडित जी जो है उनसे नज़रें नहीं मिला सकते। फिर एक दिन जो है लाला सदानंद जो है पंडित जी के घर आते हैं तो वहाँ देखते हैं कि उनके वहाँ घर में बहुत सारी पुरानी पत्रिकाएं यानी मैगज़ीन वगैरह रखे रहती। तो पूछते हैं कि क्या है, तो बताते हैं कि हाँ ये पुरानी पत्रिकाएं है, मैगज़ीन्स है जो मेरे बड़े भाई पढ़ते थे और उनको बहुत प्रिय था ये सब। बोले उस टाइम तो किसी को हाथ भी नहीं लगाने थे। तो बोले ये सब रद्दी में क्यों नहीं बेच देते। तो बोले इसमें कुछ ऐसे फ़ोटो है तो फ़ोटो में कभी कभी अपने बच्चों को निकाल के दे देता हूँ देखने के लिए, तो बच्चे क्या रोते रहते हैं तो शांत हो जाते हैं। फिर एक दिन जो है लाला सदानंद वो सब फ़ोटो देखते हैं और फ़ोटो देखने के बाद उनको लगता है कि ये बहुत अच्छे फ़ोटो है, इसके अंदर पिक्चर वगैरह बहुत अच्छी है। तो कहते हैं कि इसमें से तुम कुछ फ़ोटो अच्छे छांट कर इसको जमा करके रखो और फिर इसकी एक मैं एल्बम बनाऊँगा और इसको फिर मैं विज्ञापन में दूंगा। तो यहाँ तक कि हमारी स्टोरी थी। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करते हैं। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते। वे रोज़ सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता, कोई चिट्ठी ना आती। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी। अब लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सादीराम हर समय डाके की प्रतीक्षा करते रहते। वे रोज़ सोचते आज कोई ना कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत गया, कोई चिट्ठी ना आती। रात को उनकी जो उम्मीद जो रहती है वो टूट जाती है, जिस तरह धूल जम जाती है इसी तरह। मगर दूसरे दिन फिर लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती है। मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती है। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है। दूसरे दिन फिर जो है सदानंद की जो बातें होती है वो सुन के फिर से जो उनके अंदर जो उम्मीद की किरण होती है फिर से वो जाग उठती है और उनके मुंह पे एक अजीब सी चमकता हुआ चेहरा उनके उम्मीद के दरवाजे पे लाकर खड़ा कर देती है। डाक का समय होता तो वे बाज़ार चल पड़ते और वहाँ से डाक खाने पहुँच जाते। अब जब डाक का समय होता तो वो बाज़ार चले जाते और वहाँ से डाक खाने पहुँच जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र ना आया। पंडित सादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था। अब इसी तरह जो है 1 महीना बीत गया और दिन गुजरते गए। 1 महीना हो गया। अब उनके दिल में एक निराशा हो गई थी, लेकिन कभी कभी वो सोचते कि नहीं, कि कभी तो मुझे सफलता मिलेगी। इसके वजह से क्या वो एकदम निराश हो गए थे। जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है, जुगनू की यह चमक निराशा हृदय के लिए किसी जीवनदायिनी कैसी हृदय रहनी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर
मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। यानी जो जुगनू की जो चमक होती है, तो जो लोग निराश हो जाते हैं, तो वो चमक इस तरह से इंसान के दिल में होती है कि जो इंसान अपनी मंजिल, जो मुसाफिर जो अपनी मंजिल भूल जाता है, तो फिर से वो वहाँ पहुँचने का प्रयत्न करते हैं और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। और कुछ देर के लिए क्या है, वो अपना दुख क्या हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं। इसके सारे भूल, इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर होती। इस वर्षों की कमी दूर ना हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कौन छीन सकता। पंडित सादीराम ने आशा ना छोड़ी, या यूँ कहिए आशा ने पंडित सादीराम को ना छोड़ा। दिन गुजरते गए। अब पंडित सादीराम जो है, उन्होंने कभी भी जो उम्मीद की किरण होती है वो कभी नहीं छोड़ी, या यूँ कहिए कि पंडित सादीराम को आशा ने नहीं छोड़ी। और इस तरह जो है वो दिन गुजरते ही गए। आखिर एक दिन सादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गया तो खरीद लिया जाएगा, मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के सामने था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है। यह किसी आदमी की करवट ना थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित सादीराम दौड़ हुए सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया, भेज दो एल्बम। अब देखो क्या होता है कि आखिर एक दिन जो है सादीराम के जो किस्मत है वो जाग जाती है कि कलकत्ता से एक मारवाड़ी सेठ का पत्र आता है और वो कहते हैं कि एल्बम भेज दो, अगर मुझे एल्बम पसंद आएगी तो मैं ख़रीद लूँगा और मूल्य की यानी कीमत की चिंता नहीं करना, बस मुझे चीज़ अच्छी होनी चाहिए और अगर चीज़ अच्छी मिली तो मैं ले लूँगा। अब इस पत्र के सामने यह पत्र उस करवट के सामने था। अब यहाँ पे एक उदाहरण देके समझाया है कि जैसे सोया हुआ आदमी जब जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है, तो यह किसी आदमी की करवट नहीं थी, यह भाग्य की करवट थी। यहाँ पे नहीं उसकी किस्मत क्या है वो चेंज हुई। और पंडित सादीराम जो है वो दौड़ते हुए सदानंद के पास घर पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिरकार आज एक पत्र आ गया, क्या मैं एल्बम भेज दूँ। 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित सादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वे ना वैद्य थे, ना डॉक्टर और ना ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी और वह काम वे अपनी आत्मा को पूरी शक्ति अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। सोचते थे दवा से दुआ अच्छी है। अब लाला सदानंद क्या है वो बीमार हो गए। अब पंडित सादीराम जो है उनके दिन रात उनकी सेवा करते और दिन रात वो माला फेरा करते। और सादीराम जो है ना वो वैद्य थे, ना डॉक्टर थे और ना ही हकीम, लेकिन उनकी औषधि जो है क्या थी, माला फेरना था। और वह काम वो अपनी आत्मा की पूरी शक्ति के साथ और अपने मन से करते रहे। और उन्हें औषधि की उपेक्षा यानी उन्हें दवा की उपेक्षा से ज़्यादा आशीर्वाद और प्रार्थना पे अधिक भरोसा था। इसके लिए वो सोचते थे कि दवा से ज़्यादा दुआ में असर होता है। एक दिन लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल और पीले मुंह को देख कर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी। थोड़ी दूर एक कोने में उनकी नौड़ा स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी और वो देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। अब एक दिन जो है लाला सदानंद जो है चारपाई पे लेटे थे, यानी खटिए पे लेटे थे और उनके पास उनकी बूढ़ी माँ जो है वो बहुत कमज़ोर बूढ़ी माँ
उनके दुर्बल यानी कमज़ोर चेहरे को, और चेहरा उनका कैसा हो गया है, पीला हो गया है। यानी देखकर अब अंदर ही अंदर वो रो रही थी और अपने आंसू पी रही थी। और थोड़ी ही दूर एक कोने में उनकी सदानंद की वो वाइफ जो है वो घूंघट में खड़ी थी और वो देख रही थी कहीं कोई काम बाकी तो नहीं रह गया। और पास पड़ी चौकी पर यानी पास ही पड़ी चौकी पर पंडित सादीराम बैठे थे और क्या कहते हैं, लाला सदानंद को भगवत गीता सुना रहे थे। एकाएक लाला सदानंद बेसुध हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। अब एकाएक जो है लाला सदानंद क्या है, अपने होश खो बैठे। पंडित सदानंद ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। स्त्री गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ देने लगी। अब उनकी वाइफ जो है वो तुरंत गर्म दूध लाने के लिए दौड़ी और उनकी माँ जो है घबराकर अपने बेटे को आवाज़ देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है। अब उस समय पंडित जी को क्या लगता है कि बीमार रोगी के नीचे जो है सिरहाने तकिए के नीचे कोई चीज़ रखी है जो उनको चुभ रही है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। अब उन्होंने हाथ नीचे डाल के देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। अब देखो यहाँ पे स्टोरी एकदम घूम जाती है कि वो जो उनके तकिए के नीचे जो चीज़ थी, जब वहाँ पे पंडित जी हाथ डालते हैं तो वहाँ से वो वही एल्बम निकलता है कि जो क्या कहते हैं, जो कलकत्ता के जो मारवाड़ी सेठ ने क्या कहते हैं लेटर लिखा था कि मैं तुम्हारा एल्बम लेना चाहता हूँ। ये वही एल्बम था जो कि लाला सदानंद ने खरीदा था, यानी वो अपना नाम चेंज करके। पंडित सादीराम इस विचार में बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने सदानंद का तृण उतार दिया, मगर यह जाकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि तृण उतारा नहीं, आपितु पहले से दुगना हो गया। अब सदानंद को क्या लगता है कि सादीराम को लगता है कि मैंने सदानंद जी का जो कर्जा था वो उतार दिया, लेकिन अब उनको एहसास होता है कि मैंने वो कर्जा उनका उतारा नहीं बल्कि और उससे ज़्यादा दुगना हो गया। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, यह तृण मेरे सिर से क्या कभी ना उतरेगा। अब वो जो है सदानंद के पास बैठे हैं पंडित जी और वहाँ बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये कर्जा मेरे सर से कभी नहीं उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। अब कुछ देर बाद सदानंद को होश आता है और पंडित जी से वो एल्बम छीन लेते हैं और कहते हैं कि ये एल्बम मैंने सेठ से मंगवा लिया हूँ। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह ना कह सके कि आप झूठ बोल रहे हो। उनमें यह हिम्मत ना थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। अब यहाँ पे जो है सदानंद जो है वो क्या है, वो झूठ बोल रहे हैं कि ये एल्बम जो है मैंने वो सेठ से मंगवा ली थी और उनके हाथ से वो छीन लेते हैं। लेकिन पंडित जी को एहसास हो जाता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में उनके लिए और इज्जत हो जाती है, उनका और उपकारी हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते और वो चुपचाप से माला फेरने लगते हैं। तो ये थी हमारी स्टोरी एल्बम। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। अब इसके बाद हम इसके आगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। पंडित सादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी? पंडित सादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे ना थे। उन्हें अपने यजमान लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दे। वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज़्यादा परवाह ना थी। वे चाहते थे कि सादीराम रुपए देने की कोशिश ना करे। उन्होंने उसके लिए भी तकदा तक नहीं किया था, पर सादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, इसका मतलब यह थोड़ी ही है कि मैं भी
निश्चिंत हो जाऊं, इसलिए सादीराम के दिल में शांति ना थी। पंडित सादीराम खुशी से क्यों झूमने लगे? इसका उत्तर है, लाला सदानंद ने पंडित सादीराम के एल्बम बनाने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल होगा। लेकिन जब 100-200 बढ़िया चित्र जमा हो गए तो उन्होंने देखकर वे उछल पड़े। वे चित्रों की ओर इस तरह देखते जैसे हर चित्र 10 का नोट हो। यद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसलिए पंडित सादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे। लाला सदानंद सादीराम के रुपए लेने से मना क्यों किया? तो इस प्रश्न का उत्तर कहानी में नहीं है। लाला सदानंद सादीराम से रुपए क्यों नहीं लेना चाहते थे? तो इसका उत्तर है, पंडित सादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे नहीं थे। वे लाला सदानंद के कर्ज के रुपए अदा करने का पूरा प्रयास करते थे, पर किसी न किसी कारण से इकट्ठा किया गया रुपया उन्हें खर्च कर देना पड़ता था, इसलिए उन्हें मन मार कर रह जाना पड़ता था। लाला सदानंद अपने पुरोहित सादीराम की व्यवस्था को जानते थे। उन्हें इस रकम की परवाह न थी और चाहते थे कि सादीराम कर्ज के रुपए देने का प्रयास ना करें, इसलिए उन्हें सादीराम को कभी ताकदा भी नहीं किया था। ताकदा यानी टोकना। लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। लाला सदानंद एक सज्जन भले मानस, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित सादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने सादीराम के पैसों का कभी ताकदा नहीं किया, बल्कि उनकी व्यवस्था को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपए ना लौटाए तो अच्छा हो। दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। पंडित सादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छांटकर जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनाया, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर सादीराम को रुपए दिलाए। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि सादीराम के आत्मसम्मान पर आँच न आए और उन्हें यह लगे कि रुपए उन्हें अपनी चीज़ के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित सादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। लाला सदानंद के एक सज्जन, भले मानस, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित सादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने सादीराम से पैसों का भी ताकदा नहीं किया, बल्कि उनकी व्यवस्था को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपए ना लौटाए तो अच्छा हो। दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। पंडित सादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छांटकर जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनाया, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रख सादीराम को रुपए दिलाए। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि सादीराम के आत्मसम्मान पर आँच न आए और उन्हें यह लगे कि रुपए उन्हें अपनी चीज़ के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं,
अपने घर में पंडित सादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित सादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? इसका उत्तर है, पंडित सादीराम को अपने यजमान सदानंद से कर्ज लिए कई साल बीत गए थे। कर्ज अदा करने के लिए वे अपना पेट काट काट कर पैसे बचाते तो कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता कि सारा पैसा उड़ जाता। लाला सदानंद इतने भले मानस थे कि वे उनसे कभी पैसे के लिए ताकदा नहीं करते थे। इन सब से सादीराम के दिल में शांति नहीं थी और वे कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे। ना रिपीट द क्वेश्चन। पंडित सादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? तो इसका उत्तर है, पंडित सादीराम को अपने यजमान सदानंद से कर्ज के लिए कई साल बीत गए थे। कर्ज अदा करने के लिए वे अपना पेट काटकर पैसे बचाते तो कोई ना कोई ऐसा काम निकल आता कि सारा पैसा उड़ जाता। सदानंद इतने भले मानस थे कि वे उनसे कभी पैसों के लिए ताकदा ही नहीं करते थे। इन सब से सादीराम के दिल में शांति नहीं थी और वे कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे। लाला सदानंद ने सादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? तो इसका उत्तर है, लाला सादीराम के सामने सबसे बड़ी समस्या लाला सदानंद का कर्ज अदा करना था। एक दिन लाला सदानंद जब पंडित सादीराम के घर गए तो उन्होंने वहाँ कुछ सुंदर तस्वीरें वाली पत्रिकाएं देखी। तब उन्होंने सादीराम से अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग करने के लिए कहा। इस तस्वीरों को उन्होंने एल्बम बनाकर विज्ञापन दे दिया। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया। इस तरह लाला सदानंद ने सादीराम की समस्या का हल निकाला। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। लाला सदानंद ने सादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? तो इसका उत्तर है, सादीराम के सामने सबसे बड़ी समस्या लाला सदानंद का कर्ज अदा करना था। एक दिन लाला सदानंद जब पंडित सादीराम के घर गए तो उन्होंने वहाँ कुछ सुंदर तस्वीर वाले पत्रिकाएं देखी। तब उन्हें सादीराम से अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग करने के लिए कहा। इन तस्वीरों को उन्होंने एल्बम बनाकर विज्ञापन दे दिया। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया। इस तरह लाला सदानंद ने सादीराम की समस्या का हल निकाला। सादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? तो इसका उत्तर है, सादीराम ने लाला सदानंद से कई साल पहले कर्ज लिया था पर अब तक वे उसे अदा नहीं कर पाए थे। एक बार लाला सदानंद किसी काम से सादीराम के घर आए थे तो उन्होंने उनके पास सुंदर चित्र वाली पत्रिकाएं देखी थी। सदानंद ने सादीराम के चित्र लेकर उनका एल्बम बनाकर उसका विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन देखकर एक सेठ ने यह एल्बम खरीद लिया था। उन पैसों से सादीराम ने अपना कर्ज चुका दिया। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। सादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? तो इसका उत्तर है, सादीराम ने लाला सदानंद से कई साल पहले कर्ज लिया था पर अब तक वे उसे अदा नहीं कर पाए थे। एक बार लाला सदानंद किसी काम से सादीराम के घर आए थे तो उन्होंने उनके पास सुंदर चित्रों वाली पत्रिकाएं देखी थी। सदानंद ने सादीराम से चित्र लेकर उसका एल्बम बनाकर उसका विज्ञापन दे दिया था। विज्ञापन देखकर एक सेठ ने यह एल्बम खरीद लिया था। उन पैसों से सादीराम ने अपना कर्ज अदा चुका दिया। नंबर 9, पंडित सादीराम लाला सदानंद से क्यों ना कह सके कि वे झूठ बोल रहे हैं? तो इसका उत्तर है, एक बार लाला सदानंद बीमार थे तो पंडित सादीराम उनको भगवत गीता सुना रहे थे। उस समय सदानंद बेसुध हो गए थे तो वे उनके सिरहाने जाकर बैठ गए थे। वहाँ संयोग से उनके हाथ वह एल्बम लग गया। वे समझ गए कि उसे किसी सेठ से नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने ही खरीदा था। लाला सदानंद को होश आया तो उन्होंने सादीराम के हाथ से एल्बम छीनकर कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। सादीराम समझ गए कि वे साफ झूठ बोल रहे हैं पर उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि सादीराम को अब वे पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक उच्च मनुष्य लगने लगे थे। सादीराम का ऋण उतारने की बजाय दुगना क्यों हो गया? तो इसका उत्तर है, लाला सदानंद ने पंडित सादीराम को कई साल पहले कर्ज दिया था। सादीराम बहुत प्रयास करने के बावजूद अब तक उसे अदा नहीं कर पाए थे। एल्बम से मिले पैसों से सादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया था।
लेकिन एल्बम कलकत्ते के किसी मारवाड़ी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने ही सादीराम पर दया करके खरीद लिया था। इस तरह पहले लिए गए कर्ज से पैसे तो अदा हुए नहीं, इस एल्बम के लिए दिए गए पैसे के रूप में उन पर एक और कर्ज हो गया, यानी कर्ज दुगना हो गया। एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया, ऐसा सदानंद ने सादीराम से क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, लाला सदानंद को होश आया तब उन्होंने देखा एल्बम पंडित सादीराम के हाथ में है। उन्होंने एल्बम उनसे तुरंत छीन लिया। पंडित सादीराम को यह शंका ना हो कि एल्बम किसी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीदा था, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया, ऐसा सदानंद ने सादीराम से क्यों कहा? तो इसका उत्तर है, लाला सदानंद को होश आया तब उन्होंने देखा एल्बम पंडित सादीराम के हाथ में है। उन्होंने अपना एल्बम उसे तुरंत छीन लिया। पंडित सादीराम को यह शंका ना हो कि एल्बम किसी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीदा था, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है। नियमित लिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। लाला सदानंद ने पुरानी पत्रिकाओं से सादीराम को क्या करने की सलाह दी? तो इसका उत्तर है, लाला सदानंद ने सादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें अलग छांट लेने की सलाह दी। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। लाला सदानंद ने पुरानी पत्रिकाओं से सादीराम को क्या करने की सलाह दी? तो इसका उत्तर है, लाला सदानंद ने सादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें अलग छांट लेने की सलाह दी। नंबर 2, लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित सादीराम किस तरह सेवा करते थे? तो इसका उत्तर है, पंडित सादीराम लाला सदानंद के लिए रात दिन माला फेरा करते थे। उनकी औषधि माला फेरना थी और यह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति और अपने पूरे मन से कर रहे थे। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित सादीराम किस तरह सेवा करते थे? तो इसका उत्तर है, पंडित सादीराम लाला सदानंद के लिए रात दिन माला फेरा करते थे। उनकी औषधि माला फेरना थी और यह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति और अपने पूरे मन से कर रहे थे। लाला सदानंद ने सादीराम से अपने रुपयों को कभी ताकदा क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर है, लाला सदानंद ने सादीराम से कभी अपने रुपयों को ताकदा नहीं किया क्योंकि वे उनकी व्यवस्था को जानते थे। नाउ रिपीट द क्वेश्चन। लाला सदानंद ने सादीराम से अपने रुपयों की कभी ताकदा क्यों नहीं किया? तो इसका उत्तर है, लाला सदानंद ने सादीराम से कभी भी अपने रुपयों को ताकदा नहीं किया क्योंकि वे उनकी व्यवस्था जानते थे। लाला सदानंद के सिरहाने रखी सख्त चीज़ क्या थी? तो इसका उत्तर है, लाला सदानंद के सिरहाने रखी सख्त चीज़ वही एल्बम था जो किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। कविता तेरे को बाद में बता। करिए यार ये अरे यहाँ पे मत कर। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सादीराम के दिल में खाली जगह ना थी तो सादीराम के दिल में शांति ना थी। खाली जगह को पढ़ने का शौक था। सादीराम को बड़े भाई को पढ़ने का शौक था। पंडित सादीराम के घर में बड़ी पत्रिकाएं सचित्र थी। पत्रिकाओं के चित्र देखकर बच्चों के आंसू थम जाते थे। पंडित सादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में खाली जगह मिल जाएगा तो कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। पंडित सादीराम को छांटे गए चित्र को इस तरह देखते हैं मानो उनमें से हर एक खाली जगह का नोट हो तो हर एक 10 का नोट हो। यह किसी आदमी की करवट नहीं थी, यह भाग्य की करवट थी। सदानंद के कहने पर सादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों को खाली जगह बनाया तो सदानंद के कहने पर सादीराम ने पत्रिकाओं के चित्र को एल्बम बनाया। सादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिरहाने खाली जगह से मिला
तो इसका उत्तर है सादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिरहाने से एल्बम मिला। निम्नलिखित विधान सही है या गलत बताइए। एल्बम भेजने के लिए कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा था, तो ये क्या है, राइट है। पंडित सादीराम की अलमारी में उर्दू की पत्रिकाएं थी, तो ये क्या है, रॉन्ग है। पंडित सादीराम के सिर पर चढ़ा कर्ज उतारने की चिंता थी, तो ये राइट है। पंडित सादीराम काशी के महापंडित थे, तो रॉन्ग है। पंडित सादीराम को एल्बम के 2000 रुपये मिले थे, तो ये भी रॉन्ग है। सादीराम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिरहाने से दस्तावेज मिला, रॉन्ग। पंडित सादीराम के बचाए हुए 80 रुपये लड़के की बीमारी में खर्च हो गए, राइट। सदानंद के कहने पर सादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों को दीवारों पर सजा दिए, रॉन्ग। सदानंद का एल्बम मारवाड़ी सेठ ने खरीदा, तो राइट। पंडित सादीराम की अलमारी में बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की पत्रिकाएं थी, तो राइट। इसके बाद एक एक शब्द में उत्तर लिखिए। किसका एल्बम सादीराम के सिरहाने से मिला, तो इसका उत्तर है सादीराम का। सादीराम के कितने रुपए खर्च हो गए, तो सादीराम के 80 रुपये खर्च हो गए। लाला सदानंद के पुरोहित का नाम क्या था, तो उनके पुरोहित का नाम था पंडित सादीराम। एल्बम किसने खरीदा, तो एल्बम मारवाड़ी सेठ ने खरीदा। सचित पत्रिकाएं किसके घर में पड़ी थी, तो इसका उत्तर है पंडित सादीराम के घर में पड़ी थी। पत्रिकाओं के चित्र देखकर किसके आंसू थम जाते, तो बच्चों के। कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा, ऐसी आशा किसकी ना थी, तो इसका उत्तर है पंडित सादीराम को। सादीराम के बड़े भाई को शौक क्या था, तो उनको पढ़ने का शौक था। पंडित सादीराम को एल्बम के कितने रुपए मिले, 500 रुपये मिले। बंगला, हिंदी और अंग्रेजी के पत्रिकाएं किसकी अलमारी में थी, तो पंडित सादीराम की। विकल्प वाले क्वेश्चन आंसर है। पंडित सादीराम की अलमारी में क्या था, तो इसका उत्तर है पत्रिकाएं। एल्बम भेजने के लिए किसने पत्र लिखा था, कलकत्ता के मारवाड़ी, बिहार के, दिल्ली के या अहमदाबाद के, तो ऑप्शन ए। सादीराम पुरानी पत्रिकाएं मित्रों को बांटते, बेचते या बेचते ही नहीं, या बेचकर बड़ी कमाई करते, तो बेचते ही नहीं। एल्बम के 500 रुपये किसे मिले, तो पंडित सादीराम को। कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र क्यों लिखा, तो एल्बम भेजने के लिए। वह करवट आदमी की नहीं थी, तो किसकी थी, भाग्य की। सादीराम के विल में क्या नहीं था, तो इसका उत्तर है शांति। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, बाय।